हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का लास्ट लेक्चर है और आज हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी एंड सेल्फ एनर्जी ऑफ चार्ज्ड स्फीयर्स। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को समझने के लिए अपन ने एक कंडक्टर लिया है। इस कंडक्टर को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है सच दैट इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। ओके, सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है। इसको कैसा चार्ज दिया अपन ने, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, है ना, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। डेट फोर्स, डेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, चार्जेस ने क्या किया, एक दूसरे पे फोर्स लगाई। कौन सी फोर्स लगाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाई। डेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जब अगर ये मेरे पास एक चार्ज कंडक्टर है और मैं इस चार्ज कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड एक पी पॉइंट ले रहा हूं और तुमसे पूछूं बताओ इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, सर ये पॉइंट जस्ट आउटसाइड है कंडक्टर के और जस्ट आउटसाइड कंडक्टर के फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। एन कैप क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं इसके छोटे से एलिमेंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, है ना, छोटे से एलिमेंट पे कितनी फोर्स लग रही होगी वो मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं हम, डिफरेंशियल एलिमेंट बोलते हैं इसको। इसका एरिया कितना है, डी ए। तो डी ए एलिमेंट हमने काट लिया इधर से। ठीक है, ये एक सॉलिड कंडक्टर है, 3D कंडक्टर है, 2D में मत समझना, एक 3D कंडक्टर है। तो इसमें से मैंने डी ए एरिया जो है वो इसका काट लिया। अगर ऐसा एरिया अपन ने काट लिया तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी इसकी, ये कंडक्टर अपने को कुछ इस तरह से दिखेगा जिसका कुछ एरिया क्या है, गायब कर दिया है अपन ने, है ना। अब ये जो मैंने छोटा सा एलिमेंट काटा है भाई, ये जो छोटा सा एलिमेंट काटा है इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट काटा है और ये कुछ इस तरह से होगा, है ना, छोटा सा एलिमेंट है और इस तरह से इसके छोटा सा जो एरिया होगा इसका दैट इज डी ए और इसकी चार्ज डेंसिटी सेम ही रहेगी सिग्मा, है ना। सिंस ये कंडक्टिंग एलिमेंट तो है बट इस पे जो चार्ज है वो सिर्फ इसके आउटर सरफेस पर है। इस पे चार्ज क्या है, सिर्फ इसके आउटर सरफेस के। तो अगर मैं बोलूं कि इस छोटे से एलिमेंट के जस्ट आउटसाइड कितना फील्ड होगा, इस छोटे से एलिमेंट के जस्ट आउटसाइड फील्ड कितना हो जाएगा, इसके जस्ट आउटसाइड फील्ड होगा भाई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज परपेंडिकुलर टू दिस डीए एरिया। ठीक है, क्योंकि इस डीए एरिया पे चार्ज सिर्फ क्या था, इसके आउटर सरफेस पे था, इसीलिए इधर फील्ड कितना हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अच्छा अगर मैं बात करूं भाई, ये जो वही वाला पी पॉइंट है अपना जो पहले ले रखा था, पी पॉइंट पे जब ये एलिमेंट हुआ करता था, जब ये एलिमेंट हुआ करता था तो पी पॉइंट पे फील्ड कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इट मींस ये किसकी वजह से था, टोटल कंडक्टर की वजह से। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट की वजह से था प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर की वजह से भी था। किसकी वजह से था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर। हम क्या बोल सकते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट है इसके जस्ट आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एलिमेंट की वजह से क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि जैसे ही अपन ने डी एलिमेंट यहां से रिमूव कर दिया तो इस पॉइंट का फील्ड कितना हो जाएगा, पी पॉइंट पे फील्ड कितना हो जाएगा भाई, पी पॉइंट पे फील्ड इस केस में हो जाएगा ईपी इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप, है ना। और बात एकदम लॉजिकली भी ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस एरिया एलिमेंट को उठा के यहाँ पे दोबारा से रख दूं तो इसका फील्ड भी ऐड हो जाएगा और इसका फील्ड कितना होगा, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कंप्लीट कंडक्टर है तो कंप्लीट कंडक्टर का जस्ट आउटसाइड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड अपना बन रहा है। ठीक है, जो कि एकदम ट्रू है, जो कि अपन ने ओरिजिनल फील्ड लिखा था। बात समझ में आ रही है। अब देखो हमें देखना है इस छोटे से एलिमेंट पे, इस छोटे से एलिमेंट पे कितनी फोर्स लग रही होगी जब ये इस जगह पे रखा हुआ था। ओके, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं भाई फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स एक्टिंग ऑन डीए एलिमेंट, डीए एलिमेंट, फोर्स एक्टिंग ऑन डीए एलिमेंट। ये क्या होगा, डीएफ। ये क्या होगा भाई, एलिमेंट पे जितना भी चार्ज है ना, कहां पे रखा हुआ है ये एलिमेंट, ये एलिमेंट यहीं पर रखा हुआ है ना। तो क्या बोलेंगे हम, इस पे जितना भी चार्ज है, इस पे चार्ज कितना होगा, लेट से डी क्यू चार्ज होगा और इस पे फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स लगेगी खुद के फील्ड की वजह से नहीं लगेगी, इस पे फोर्स लगेगी जो भी रिमेनिंग कंडक्टर है उसके फील्ड की वजह से, इस छोटे से एलिमेंट पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो बोलेंगे इस पर चार्ज हो गया डी क्यू,
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड किसका रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा रिमेनिंग कंडक्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, रिमेनिंग कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना भाई। तो डीएफ फोर्स कितनी लग जाएगी इस छोटे से एलिमेंट पे, डीएफ, इसका डी क्यू हो जाएगा सिग्मा डीए, और रिमेनिंग कंडक्टर का फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो डीएफ बाय डीए लिख लेता हूं मैं, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या आ रही है मेरे पास, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो भाई पता लग गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एकदम पूरा दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए ये फॉर्मूला तुम्हारे, ठीक है। कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने करा क्या, हमने एक पूरा कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर में से छोटा सा एलिमेंट गायब कर दिया क्योंकि इसी छोटे से एलिमेंट पे फोर्स देखनी थी। तो हमने देखा कि भाई ये छोटे से एलिमेंट पे फोर्स होगी जो भी इस पे स्मॉल चार्ज है डी क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी रिमेनिंग कंडक्टर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि खुद के फील्ड की वजह से इस पे खुद पे फोर्स तो नहीं लगने वाली है ना। तो वही लिखा हमने डीएफ जो कि छोटे से एलिमेंट पे लग रही है, दैट इज डी क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, रिमेनिंग कंडक्टर का। रिमेनिंग कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू कितना हो गया इस छोटे से एलिमेंट पे, इस पे डी क्यू हो गया सिग्मा डीए। ओके, तो डीएफ बाय डीए दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या निकल के आया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई जेई में पूछा हुआ एक क्वेश्चन, ये जेई 2010 में पूछा है, मतलब तब एडवांस नहीं होता था, तब जेई का अलग पेपर होता था, और मेंस नहीं, उससे पहले एआई ट्रिपल ही होता था। तो ये जेई का क्वेश्चन है जिसको हम आज के टाइम पे जेई एडवांस बोलते हैं। तो देखो क्या है, ए स्फीयर इज मेड अप ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल शेल। एक स्फीयर है 2 हेमिस्फेरिकल शेल से मिलकर बनाया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बिटवीन 2 हाफ्स। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 2 हेमिस्फेरिकल शेल को अपन ने ज्वाइन कर रखा है। सिंस दोनों पर ही सेम नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे एफ फोर्स लगा के। हमें यही देखना है कि ये जो एफ फोर्स है इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे कि एक हेमिस्फेरिकल शेल को अगर मैं उठा लूं, अगर मैं एक हेमिस्फेरिकल शेल को उठा लेता हूं, तो मेरे को क्या नजर आएगा, मेरे को नजर आएगा कि इसके हर एक पार्ट पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा भाई। इसकी वजह से, दूसरे वाले हेमिस्फीयर की वजह से इसके हर एक एलिमेंट पे फोर्स लगेगी, है ना। तो हम फोर्स की वैल्यू क्या देते हैं, फोर्स की वैल्यू देखो होती है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है जो अपन फ्लूइड्स वगैरह में पढ़ते हैं, फोर्स होता है प्रेशर एट सेंट्रॉइड, प्रेशर क्या, हाँ सेंट्रॉइड पे, इनटू प्रोजेक्शन एरिया, प्रेशर एट सेंट्रॉइड इनटू प्रोजेक्शन एरिया। प्रोजेक्शन एरिया की बात हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी कर चुके हैं। प्रोजेक्शन एरिया क्या होता है कि इट्स लाइक अगर मैं यहाँ से कोई टॉर्च मारूं, अगर मैं यहाँ से कोई टॉर्च मारूं, तो दीवार पे जो मैं शेडो देखूंगा इस कटोरी की, कैसी नजर आएगी, एक सर्कल नजर आएगा। इट मींस द प्रोजेक्शन एरिया इज अ सर्कल। ओके, तो यहाँ पर देखो प्रेशर एट सेंट्रॉइड, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा सेंट्रॉइड पे, जो कि कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्रोजेक्शन एरिया कितना हो जाएगा अपना, पाई आर स्क्वायर। यही अपना आंसर है इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं भाई इस क्वेश्चन में। ओके, समझ गए, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जेई में पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल था लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की कहानी खत्म। अब हम एनर्जी डेंसिटी पे पहुंचते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी पे। ओके, नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखेंगे अब हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो अगेन फिर से हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया, सच दैट उसकी चार्ज डेंसिटी क्या थी, सिग्मा थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर हम क्या बोलेंगे, वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो चार्ज कंडक्टर है ना, इसको ऐसे समझो ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ है। कैसे मटेरियल से बना हुआ है, ये एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ चार्ज कंडक्टर है ये एक। नाउ सीन्स अगर ये कंडक्टर है, तो मैं जानता हूं अगर ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा होगा। कहां से कहां जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक। और जितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतने ही रीजन में अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से कहां स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर्ड इज फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी। इंफिनिटी से, सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक क्या होगी, अपनी एनर्जी स्टोर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक है। अब देखो अब क्या होगा भाई, सिंस ये फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना हुआ था, अब क्या होगा, ये जो चार्जेस है ये एक दूसरे पे धक्का वक्का लगाएंगे भाई, धक्का मारेंगे एक दूसरे पे, नहीं मारेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे से दूर दूर भागना चाहेंगे ये चार्जेस। ये दूर दूर भागना चाहेंगे तो ये जो बाउंड्री है ना भाई अपनी
कंडक्टर की जो बाउंड्री है ये फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनी हुई है, तो ये कुछ इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगी और हम बोलेंगे कि इसकी जो नई बाउंड्री है वो एम डैश हो जाएगी। पहले बाउंड्री क्या थी इसकी, एम थी, तो अब वो क्या हो जाएगी, एम डैश हो जाएगी इसकी बाउंड्री। बाउंड्री एम डैश पर पहुंच गई, वही वाली सिचुएशन मैंने दिखा रखी है यहाँ पर। अब क्या हुआ भाई, अब एनर्जी एम डैश से लेकर इंफिनिटी तक स्टोर होगी, है ना। एम और एम डैश के बीच जो वॉल्यूम है वो डीवी वॉल्यूम में एनर्जी जो स्टोर थी वो लॉस हो गई। इसका मतलब क्यों, क्योंकि पहले बाउंड्री एम पर थी तो एनर्जी स्टोर थी एम से लेकर इंफिनिटी। अब सीन्स क्या हुआ भाई, रिपल्सन हुआ, रिपल्सन की वजह से बाउंड्री फैली और एम डैश नई बाउंड्री बन गई। इट मीन्स अब कंडक्टर कहाँ तक रहेगा, कंडक्टर कुछ इस वॉल्यूम तक रहेगा। मतलब इस वॉल्यूम में जो पहले एनर्जी स्टोर होती थी, अब ये वॉल्यूम भी कंडक्टर के अंदर आ चुका है। इट मीन्स यहाँ पर भी कोई एनर्जी नहीं होगी। इट मीन्स क्या हुआ हमारा कि ये जो अपना मटेरियल फैला, इसकी वजह से क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ। और किस एनर्जी का लॉस हुआ, उस एनर्जी का लॉस हुआ जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर थी, कितने वॉल्यूम में, डीवी वॉल्यूम में। ठीक है, तो अपन यहां से निकाल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम वगैरह क्या होगी, वो देखते हैं वो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, हम एक बात बोल सकते हैं कि भाई वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाउंड्री किसकी वजह से एक्सपेंड हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया उसी की वजह से क्या हुई, बाउंड्री एक्सपेंड हुई, और बाउंड्री एक्सपेंड हुई तो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में लॉस आया। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी स्टोर्ड, लॉस इन एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लॉस इन एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितने वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर थी और वो लूज हो गई, वो डीवी वॉल्यूम की एनर्जी अपनी कल उसका लॉस हो गया। कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, उतनी एनर्जी का लॉस हुआ जो कि डीवी वॉल्यूम में थी। अब मैं देखना चाहता हूं कि डीवी वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर कितनी थी। ठीक है, क्या हम देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन डीवी वॉल्यूम, जिसको हम बोल रहे हैं डी यू। ओके, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम जानते हैं कि वर्क डन को और किस फॉर्म में लिख सकता है, अगर तुमने थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, पीडीवी, पी इज प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रेशर, है ना। इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन डीवी वॉल्यूम, कितना हो जाएगा ये, डी यू की वैल्यू अगर हम देखें भाई, यहां से देखो डी यू की वैल्यू क्या मिल रही है, डी यू की वैल्यू अपने को मिल रही है पीई इंटू डीवी। अगर मैं देखूं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, क्या देखना चाहते हैं हम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको मैं लिख रहा हूँ डी छोटा यू, दिस विल बी डी यू, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो डी यू अपॉन डीवी की वैल्यू यहाँ से देखो क्या आ जाएगी, पी के बराबर आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल्स टू पीई। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मेरे को क्या मिल रही है यहाँ पर, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, that is du, this is equals to pe, which is equals to sigma square upon 2 epsilon naught, है ना। और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में चाहिए ये फॉर्मूला। तो हम जानते हैं कंडक्टर की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मैं जहां पर भी सिग्मा है वहां पर लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई। तो डी यू इज इक्वल्स टू, दैट इज एनर्जी डेंसिटी विच इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। तो देखो ये डी यू कितनी आ गई, डी यू अपने पास आ गई हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। इट मीन्स हमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मिल चुका है। क्या फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी जिसको हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे छोटे यू से, दिस इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, electrostatic energy density is electrostatic energy per unit volume, and this is equals to half of epsilon naught into e square। ये क्या आ गई अपनी एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। लेकिन अगर अपने को टोटल एनर्जी निकालनी है इन गिवन वॉल्यूम, क्या निकालनी है अपने को, टोटल एनर्जी इन गिवन वॉल्यूम, तो हम उससे कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी इन गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम। तो देखो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि du क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। सो स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड इन dv वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा, du इंटू dv, जो कि कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन ई स्क्वायर इंटू dv। ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन dv वॉल्यूम।
टोटल एनर्जी देखना है अगर वी वॉल्यूम में कितनी स्टोर है, तो अपन इंटीग्रेट कर देंगे किसको, डी को। तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई, इसको कैपिटल यू से लिख रहे हैं हम, दैट इज हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। ऐसे सारे छोटे छोटे डीवी वॉल्यूम की जो एनर्जी है उसको ऐड करते रहेंगे, और वो ऐड करने का तरीका क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी हम जब सेल्फ एनर्जी वगैरह निकालेंगे तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ क्यूब। एक क्यूब है, काफी छोटा क्यूब है, जो कि एक इनफाइनाइट शीट के सामने रखा हुआ है। हमें बताना है इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, इसमें एनर्जी स्टोर कितनी होगी, इसमें एनर्जी जो स्टोर होने वाली है दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इतनी एनर्जी इसमें स्टोर होने वाली है। तो क्या हो जाएगा देखो, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होगी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, ए क्यूब। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो हम जानते हैं भाई नॉन कंडक्टिंग शीट का फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू ए क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 1/8 सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतनी एनर्जी स्टोर होगी इस क्यूब के अंदर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज समझ में आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक, आज की क्लास का ये वाला टॉपिक जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द सेल्फ एनर्जी ऑफ होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। इन सारे स्फीयर्स की वजह से अपने को क्या बताना है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, बिकॉज एनर्जी कैसे स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंस ये होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग या होलो सॉलिड कंडक्टिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इनका फील्ड जो होता है, इनका फील्ड तुम्हें याद होगा कि इनका अंदर तो कोई फील्ड नहीं होता, इनका फील्ड सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक जाता है। मतलब इनकी फील्ड लाइन जो होती है वो सरफेस से लेकर कहाँ तक जाती है, इंफिनिटी तक। इट मीन्स होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक इसमें एनर्जी स्टोर रहेगी, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर एनर्जी स्टोर कहाँ से कहाँ तक रहेगी, हम एक बार लिख लेते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is from electric field is from R to infinity. This implies energy is stored in form of electric field. Energy is stored in form of electric field from R to infinity. ठीक है, यहां तक एनर्जी अपनी स्टोर है। तो अब इसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे, इसकी एनर्जी निकालने का पहला तरीका तो यही है भाई, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक छोटा सा अगर मैं कोई एलिमेंट लूं उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है पहले वो एनर्जी देखनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में एलिमेंट कैसा लेते हैं हम आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक क्या मान लेंगे, एक शेल मान लेंगे। आर पे जाके डी आर थिकनेस की अपन एक शेल बना लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। ये आर पे जाके एक डी आर थिकनेस की शेल बनाई है। इसका डिस्टेंस अगर हम देख रहे हैं तो इसका डिस्टेंस है आर, जनरल आर डिस्टेंस पे गए हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। आर पे जाके डी आर थिकनेस की एक शेल ले ली। अगर मैं बोलूं कि इस शेल में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इस शेल में कोई छोटी सी एनर्जी स्टोर होगी डी यू, है ना, डी यू दैट इज, और इसकी वैल्यू किसकी बराबर होगी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस शेल। इस सेल का वॉल्यूम कितना होगा, डीवी, है ना। और ये डीवी वॉल्यूम होगा कितना, ये डीवी वॉल्यूम होगा भाई, शेल है तो इसका क्या होगा वॉल्यूम, अगर मैं देखूं तो इसका एरिया इनटू इट्स थिकनेस, इसका एरिया 4πr², इसकी थिकनेस कितनी है डी आर। तो टोटल एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी स्टोर विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर इनटू 4πr² डी आर, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस शेल का फील्ड। शेल का फील्ड क्या होगा, अगर मैं शेल के फील्ड की मैं बात करूं, शेल का फील्ड 0 होगा अगर इस आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, मतलब इसके रेडियस से कम है। इट मींस पॉइंट अगर इनसाइड पॉइंट है, स्फीयर के इनसाइड का पॉइंट है, मतलब इस वाले स्फीयर के इनसाइड का पॉइंट है, तो वहां पे कोई फील्ड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसीलिए 0 वैल्यू। और जैसे ही तुम सरफेस या फिर सरफेस के ऊपर या सरफेस से बाहर जाओगे तो फील्ड किस तरह से वेरी करेगा, इस तरह से कुछ वेरी करने वाला है आर से लेकर इंफिनिटी। तो यहाँ पे हमें एक चीज तो समझ आ गई थी कि
एनर्जी जो स्टोर है वो सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक स्टोर है, इसीलिए लिमिट कहाँ से जाएंगी, कहाँ से कहाँ तक, कैपिटल आर टू इंफिनिटी। और फील्ड भी कौन सा यूज करना पड़ेगा, जो कैपिटल आर से इंफिनिटी तक है। कैपिटल आर से लेकर इंफिनिटी तक कौन सा फील्ड है, के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला फील्ड है। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट पहले ही बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। लिमिट इज फ्रॉम कैपिटल आर टू इंफिनिटी। अब इसको अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं अपन, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू, और ये जो के स्क्वायर है ये भी कांस्टेंट है, के स्क्वायर बाहर ले लिया, क्यू स्क्वायर भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, और 4 पाई भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। तो इंटीग्रेशन में अपना क्या बचा, कैपिटल आर टू इंफिनिटी 1/r⁴ इंटू आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास हाफ एप्सिलॉन नॉट, मैं के की वैल्यू भी रख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा 1/16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई, एंड इंटीग्रेशन इज कैपिटल आर टू इंफिनिटी 1/r² इंटू डी आर। ओके, तो यहाँ से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, ये बनेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा -1/r कैपिटल आर टू इंफिनिटी। तो देखो क्या आ गया ये अपने पास, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो ये 1/r हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं अगेन के लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ये क्या होगी, सेल्फ एनर्जी ऑफ व्हाट, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर्स के केस में सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और जेई मेन वगैरह एग्जाम्स में ये एज इट इज पूछ लिया जाता है, ठीक है। सीधा पूछ लिया जाएगा कि बताओ होलो नॉन कंडक्टिंग का अपने पास सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो सीधा हम बोल देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, वेयर के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। भाई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम स्फीयर की जब हमने डिस्कशन किया था, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के अंदर भी होगा और इस स्फीयर के बाहर भी होगा, फ्रॉम कैपिटल आर टू इंफिनिटी। तो एक बात यहाँ पे समझ आ रही है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट from r is equals to 0, from r is equals to 0 to r is equals to infinity, ठीक है। यहां तक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम r is equals to 0 to r is equals to infinity। आज समझ में आ गई। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे अपन, एक पहले अपन शेल लेंगे आर पे जाके डी आर थिकनेस की, क्या लेंगे अपन, पहले एक शेल लेंगे आर पे जाके डी आर थिकनेस की, एक शेल लेने वाले हैं हम, जैसा कि तुम्हें इस डायग्राम में दिख रहा होगा। ओके, तो अपन क्या करेंगे, जनरल आर डिस्टेंस पे गए अपन, ठीक है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे गए और डी आर थिकनेस की एक सेल अपन ने बना ली। दूसरा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन यहाँ पे कैसे चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अपने को याद है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अपन ने ये केस पढ़ चुके हैं। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन लिखूं, ये वेरिएशन होता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब फॉर इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट जिनके लिए 0 से लेकर कैपिटल आर तक वैल्यू है। आउटसाइड पॉइंट पे सेम ऐसा ही चलता है जैसा पॉइंट चार्ज का होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, दिस इज फ्रॉम कैपिटल आर से बड़ा है आर लेकिन छोटा है किससे, इन्फिनिटी से। ओके, तो अगर मैं एनर्जी स्टोर की बात करूं, सबसे पहले मैं इस शेल में देखूंगा कितनी एनर्जी स्टोर है। तो इस सेल में एनर्जी स्टोर जो होगी वो होगी कुछ डी यू एनर्जी, और इस डी यू की वैल्यू कितनी होगी, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस शेल। ओके, शेल का वॉल्यूम क्या होगा, शेल का एरिया इनटू इट्स थिकनेस, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू 4 पाई r² इंटू डी आर। ओके, अब मुझे टोटल एनर्जी देखनी है, तो टोटल एनर्जी होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 4 पाई r² डी आर। और ये एनर्जी कहाँ से कहाँ तक स्टोर है ये बताओ, ये सेंटर से लेकर इंफिनिटी तक स्टोर है ना।
तो सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक स्टोर है, तो यहाँ पर आर की लिमिट कहाँ से जाएंगी, फ्रॉम आर की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी जाएंगी। ओके, तो देखो भाई, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इनसाइड वाला यूज करेंगे, इनसाइड का स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। इनसाइड वाला फील्ड है फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल R, प्लस हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर। और आउटसाइड वाला फील्ड सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक है। ये स्टेप समझ में आया? क्योंकि भाई यहाँ पर ये जो ई था अपना, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये दो फील्ड से मिलके बना हुआ था। किस किस से? ई इन प्लस ई आउट से मिलके बना हुआ था। तो इंटीग्रेशन में वो दोनों टर्म अपन ने अलग अलग कर लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर तुम इस टर्म की बात करोगे ना, इस टर्म की अगर मैं बात करूं, तो क्लियरली तुम्हें एक चीज तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। एक बार वैल्यू रखने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या ऑब्जर्व करना है। हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई आउटसाइड, आउटसाइड फील्ड क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर। सर ऐसा टर्म तो कहीं देखा देखा लग रहा है। भाई ऐसा टर्म कहाँ देखा था? ऊपर वाले केस में ही देखा था। ऊपर वाले केस में देखो, सेम यही वाला एक्सप्रेशन बन रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर डी आर। और लिमिट भी क्या है, कैपिटल आर से लेकर इन्फिनिटी तक। इट मीन्स इस वाले टर्म की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। तो हम यहाँ पे ये टर्म तो सीधा बोल सकते हैं कि ये किसकी वजह से, सेम एज अबव केस, है ना। दिस इंटीग्रेशन इज सेम एज अबव केस, सेम एज अबव केस। ओके, तो इसकी वैल्यू भी लिख ही देते हैं। फिर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, है ना। इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो u इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ई इनका फॉर्मूला था के क्यू आर अपॉन कैपिटल R का क्यूब, इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर डी आर, है ना। अब मैं के को भी बाहर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन। अब देखो 4 पाई भी बाहर ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर क्यूब है तो आर की पावर 6, क्यू भी कॉमन लिया तो क्यू का स्क्वायर, और के भी कॉमन लिया था तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, आर की पावर 4 डी आर, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। तो देखो ये कितना बनेगा, u इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 6, और के स्क्वायर बनेगा 1 बाय, ऐसे लिख लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू स्क्वायर अपना चल ही रहा है, तो इंटू में क्यू स्क्वायर चलेगा ही। इंटीग्रेशन आर की पावर 4 का हो जाएगा आर की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। और दूसरा वाला टर्म अपने पास क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। देखो एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, तो u की वैल्यू क्या बन रही है अपने पास, क्यू स्क्वायर बाय, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो ऊपर के लिख दिया, के क्यू स्क्वायर बाय 2 r की पावर 6 इंटू, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे ये वाला इंटीग्रेशन, तो ये बन जाएगा कैपिटल R की पावर 5 अपॉन 5, कैपिटल R की पावर 5 अपॉन 5 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, तो देखो क्या बन गया अपने पास, u इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 10r प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, है ना। इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो ये तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, 6k क्यू स्क्वायर अपॉन 10r। तो एसएनसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में सेल्फ एनर्जी कितनी निकल के आई अपने पास, ये निकल के भाई 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ये किस केस में निकल के आई है भाई, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के केस में। अदर केस में कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। भाई हमें दो स्फीयर दे रखे हैं, दोनों ही क्या है, एसएनसी है। एसएनसी मतलब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग इट मींस फील्ड इनके इनसाइड भी है और आउटसाइड भी है। वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो देखो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हम। इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लिखने का तरीका ये है कि भाई एक तो इनके पास सेल्फ एनर्जी होगी, खुद के चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, खुद के फील्ड की वजह से, प्लस एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के पास पास रखे हैं तो ये इंटरेक्ट भी करेंगे। एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी इंटरेक्शन वाली। ओके, तो देखो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले स्फीयर के लिए बोलेंगे भाई सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है तो 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, दूसरे वाले के लिए बोलेंगे 3/5 के क्यू टू स्क्वायर अपॉन R2।
और इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, ये बनेगी के Q1 Q2 अपॉन आर। इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। यही क्या होगी इसकी, ये होगी अपने पूरे एनर्जी की, पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। ये भी काफी अच्छा सवाल है। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, दो शेल है अपने पास S1 एंड S2, जैसा कि तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, शेल S1 को चार्ज कितना दिया है, Q1 चार्ज दिया है। ठीक है भाई, इसको Q1 चार्ज दिया। और शेल S2 को कितना चार्ज दिया है, शेल S2 को चार्ज दिया है Q2। ओके, हमें बताना है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, है ना। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी सिस्टम की अपने को बतानी है। इनर रेडियस है R1 और आउटर रेडियस कितना है R2। सबसे पहले तो तुम फील्ड लिख लो। ये तीन रीजन मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि जब भी ऐसा एनर्जी वगैरह निकालने का क्वेश्चन आया है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, हर एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। भाई रीजन 1 में अगर हम बात करें, रीजन 1 में अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस बनाऊं तो चार्ज एनक्लोज जीरो, मतलब रीजन 1 में फील्ड जीरो रहेगा। और वो ऑब्वियस ही बात भी है भाई, क्योंकि किसी शेल के अंदर कोई फील्ड होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर मैं फील्ड लिखना चाह रहा हूँ तो मैं फील्ड अगर लिखूंगा तो मैं बोलूंगा फील्ड इन रीजन 1 इज जीरो। अच्छा, रीजन 2 में अगर मैं देखूं, रीजन 2 में क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना लिया। गॉसियन सरफेस Q1 चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, तो फील्ड कितना हो जाएगा, के Q1 बाय आर स्क्वायर। तो रीजन 2 में अपना फील्ड कितना हो गया, के Q1 बाय आर स्क्वायर। और मैं अगर थर्ड रीजन में बात करूं, थर्ड रीजन में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर अगेन एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, Q1 प्लस Q2। तो फील्ड कितना जाएगा, फील्ड बाहर वाले रीजन में, दैट इज 3 वाले रीजन में जाएगी, के चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, अपन नॉर्मल तरीका ही अपना यूज करेंगे। नॉर्मल तरीका अपना क्या था कि हम एक शेल ले लेते थे आर पे जाके डी आर थिकनेस की, वही यहाँ पे किया, ये वही वाली शेल है। आर पे जाके डी आर थिकनेस की क्या की मैंने, एक शेल ले ली है भाई, है ना। आर पे जाके डी आर थिकनेस की एक शेल अपन ने बना ली। अब हम देखेंगे कि इस सेल में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। इस सेल में एनर्जी स्टोर होगी डी यू, और डी यू किसके बराबर होगी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ शेल। शेल का वॉल्यूम कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो टोटल एनर्जी क्या होगी स्टोर सिस्टम में, सिस्टम में टोटल एनर्जी स्टोर होगी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है। अब क्या करो भाई, इंटीग्रेट करते चले जाओ, है ना। कौन कौन से भाई, ये जो ई है अपना, ये तीन फील्ड से मिलके बना हुआ है, E1 E2 और E3। E1 तो जीरो ही है, तो E1 की तो बात ही नहीं करते। इट मीन्स ये किस किस से मिलके बना हुआ है, ये मिलके बना हुआ है E2 और E3 से, है ना। तो इसको कैसे लिख लो भाई, इसको लिख लो किस तरह से, U इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, प्लस इंटीग्रेशन हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3 का स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी भाई, रीजन 2 कहाँ से कहाँ तक है अपना, R1 से लेकर R2 तक है, कौन अपना रीजन 2। ठीक है, तो इधर लिमिट क्या जाएगी, R1 से लेकर R2 तक। रीजन 3 कहाँ पर है अपना, रीजन 3 अपना R3 से लेकर इंफिनिटी तक है। दिख रहा है ना सबको, रीजन 3 क्या है, रीजन 3 यहाँ से शुरू हुआ मतलब R3, और है कहाँ तक, इंफिनिटी तक है। तो वो क्या हो जाएगा अपना, R2 से लेकर इंफिनिटी तक हो जाएगा अपना, रीजन 3 हो जाएगा, है ना। अब एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ से ये तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये वाला 4 पाई है और ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको कॉमन ले लिया, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 का स्क्वायर, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 का स्क्वायर। रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है अपना, के Q1 बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर Q1 स्क्वायर बाय आर की पावर 4 इंटू डी आर, एंड द लिमिट इज फ्रॉम R1 टू R2, प्लस हाफ ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। अच्छा, यहाँ पर एक आर स्क्वायर टर्म अपना मिसिंग है, तो आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। ओके, तो ये अपने पास आने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, के स्क्वायर को भी बाहर लूंगा तो यहाँ पे के स्क्वायर लिख लिया, इंटू Q1 स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 बाय आर स्क्वायर डी आर,
लिमिट इज फ्रॉम R1 टू R2 प्लस यहाँ भी ऐसे ही होगा 4 pi epsilon naught upon 2 इंटू के स्क्वायर इंटू Q1 स्क्वायर and integration 1/r² dr limit is from r2 to infinity। अब देखो यहाँ पर एक क्लेवर ट्रिक लगा लो कि 4 pi epsilon naught 1/k²। तो अगर मैं इसको के स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा तो 1/4 pi epsilon naught होगा। तो 4 pi epsilon naught और 1/4 pi epsilon naught एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो एक के अपने पास बच जाएगा। तो यहाँ से अपने पास u की वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू जो अपने पास निकल के आने वाली है, तो u की वैल्यू आएगी ये आएगी हाफ के Q1 स्क्वायर और इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r। लिमिट्स वगैरह पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। इन द सिमिलर वे यहाँ पर अपने पास आ जाएगा के Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और फिर इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करोगे तो ये 1/r2 तुम्हारे पास बन जाएगा। ओके, तो एक काम करो, u को लिख लो यहाँ से तुम के Q1 स्क्वायर अपॉन 2r1 माइनस के Q1 स्क्वायर अपॉन 2r2 प्लस के Q1 स्क्वायर प्लस के Q1 स्क्वायर अपॉन 2r2, पूरा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस के Q2 स्क्वायर अपॉन 2r2 प्लस के 2Q1 Q2 अपॉन 2r2 ये अपने पास बनेगा। ओके, तो यहाँ से तुमने दिख रहा होगा कि क्या कुछ टर्म्स कैंसिल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि भाई ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। ओके, तो अपने पास u क्या बना, u की वैल्यू बनी के Q1 स्क्वायर अपॉन 2r1 प्लस के Q2 स्क्वायर अपॉन 2r2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R2। अब ये जो रिजल्ट आया ना, अब हर बार अगर ऐसे शेल वेल आएंगे ना तो इतनी मेहनत नहीं करनी अपने को, है ना, इतनी मेहनत नहीं करनी। अपन कुछ ट्रिक विक यहाँ पे लगाने वाले। ट्रिक क्या है, अब शॉर्ट ट्रिक देखो भाई, शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे सीधा अब, है ना, क्योंकि ये बहुत मेहनत मजदूरी वाला तरीका है, इतने मेहनत तो अपने से नहीं होने वाली एग्जाम में। तो अपन क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर होगी या फिर सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एक तो शेल्फ एनर्जी होगी, क्योंकि दो दो शेल है ना। शेल क्या है अपने पास, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, तो दो होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, प्लस एक होगी इंटरेक्शन एनर्जी, क्योंकि ये एक दूसरे के आसपास रखे हुए हैं तो ये इंटरेक्ट भी कर रहे होंगे ड्यू टू देयर फील्ड्स, है ना। तो देखो सेल्फ एनर्जी अगर मैं लिखना चाहूँ, सेल्फ एनर्जी किस किस की लिखूंगा, एक तो इस इनर स्फीयर की होगी, इनर स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, के Q1 स्क्वायर अपॉन 2r1। आउटर स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, के Q2 स्क्वायर अपॉन 2r1। और एक क्या होगी, इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि ये जो बाहर वाली शेल है, बाहर वाली शेल पे देखेंगे कि इस Q1 का कितना पोटेंशियल है। हमेशा क्या देखना है कि बाहर वाली शेल पर अंदर वाली शेल का कितना पोटेंशियल है, इनटू में क्या कर देंगे, Q2 कर देंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ यही चीजें कि सेल्फ एनर्जी क्या होगी, सेल्फ एनर्जी होगी एक तो अंदर वाले स्फीयर की सेल्फ एनर्जी दैट इज के Q1 स्क्वायर अपॉन 2r1, एक बाहर वाले स्फीयर की सेल्फ एनर्जी दैट इज के Q2 स्क्वायर अपॉन 2r2, प्लस इनके बीच की इंटरेक्शन एनर्जी। इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, आउटर स्फीयर पे जो चार्ज है इनटू potential at location of Q2 due to Q1, potential at location of Q2, potential at location of what, Q2 due to what, due to Q1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, U इज इक्वल्स टू के Q1 स्क्वायर अपॉन 2r1 प्लस के Q2 स्क्वायर अपॉन 2r2 प्लस Q2 इनटू, भाई Q2 की लोकेशन पर Q1 का कितना पोटेंशियल होगा, Q1 का पोटेंशियल होगा वहां पर के Q1 अपॉन R2। तो देखो कितना बन गई, सेम फॉर्मूला अपने पास बन गया जो ऊपर बना था, सेम रिजल्ट मिल रहा है, के Q1 स्क्वायर अपॉन 2r1 प्लस के Q2 स्क्वायर अपॉन 2r2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R2। क्या बन रहा है, के Q1 Q2 अपॉन R2, जैसा कि ऊपर मिल। करना क्या है, एक दो तुम सेल्फ एनर्जी लिख लो और एक इंटरेक्शन एनर्जी लिख लो, उसके बाद क्या है, इजी हो जाएगा, इजीली तुम कर सकते हो, कोई इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना पड़ेगा। क्या करना है, एक तो सेल्फ एनर्जी लिख लेना है और एक क्या लिखना है, इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में देखो हमें क्या दिया गया है, अपने पास तीन स्फीयर है। अंदर वाला स्फीयर है वो क्या है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, जिसको चार्ज दिया Q1। फिर एक आउटर शेल है जिसका रेडियस है B, उसको चार्ज दिया Q2, और एक और शेल है जिसका रेडियस है C, उसको चार्ज दिया Q3। हमसे बोला गया है कि मिडल वाली जो शेल है वो एक्सपेंड होती है और उसका रेडियस B से B डैश हो जाता है।
तो हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ा होगा इस प्रोसेस में। तो हम जानते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो इट मीन्स अपने को पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो हम पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं भाई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में एक तो टर्म आएंगे सेल्फ एनर्जी वाले, और टर्म कौन से आएंगे, इंट्रैक्शन वाले। तो सेल्फ एनर्जी वाले अगर मैं लिखूं तो वो हो जाएंगे के क्यू वन स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस के क्यू टू स्क्वायर अपॉन टू बी प्लस के क्यू थ्री स्क्वायर अपॉन टू सी। प्लस में क्या होगा भाई, एक तो देखो अब इंटरेक्शन देखना, एक तो Q2 इंटरेक्ट कर रहा होगा Q1 के साथ, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम लिखना चाहें इंटरेक्शन वाला टर्म, तो इसकी वजह से इंटरेक्शन वाला टर्म आएगा कि Q2 चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, पोटेंशियल ऑफ 1 एट लोकेशन ऑफ 2। दूसरा Q3 वाला चार्ज भी इंटरेक्ट कर रहा होगा Q1 के साथ, तो हम बोलेंगे Q3 इंटू पोटेंशियल ऑफ 1 एट लोकेशन 3 प्लस ये जो Q3 वाला चार्ज है ना, इस Q2 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होगा, तो इसकी वजह से क्या आएगा इंटरेक्शन टर्म, Q3 वाला चार्ज इंटरेक्ट कर रहा है पोटेंशियल ऑफ 2 एट लोकेशन ऑफ 3। ओके, तो देखो यू इनिशियल क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा के क्यू वन स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस के क्यू टू स्क्वायर अपॉन टू बी प्लस के क्यू थ्री स्क्वायर अपॉन टू सी, और ये वाला टर्म बन जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन बी, ये टर्म बनेगा के Q1 Q3 अपॉन सी, और ये लास्ट टर्म बनेगा के Q2 Q3 अपॉन सी, है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी सेम ही होगी, बस वहां पर बी की जगह कौन आ जाएगा, बी डैश आ जाएगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर बी की जगह सिर्फ बी डैश हो जाएगा, जहां जहां बी है वहां बी डैश हो जाएगा। अब मेरे को पता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, तो यू इनिशियल यू फाइनल, तो देखोगे तुम कुछ टर्म तो अपने कैंसिल ही हो जाएंगे। कौन कौन से टर्म कैंसिल होंगे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल होगा। मतलब बी और बी डैश वाले टर्म ही सिर्फ सरवाइव कर पाएंगे, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। तो लिख लो जल्दी से, क्या हो जाएगा ये अपने पास, के क्यू टू स्क्वायर अपॉन टू बी माइनस के क्यू टू स्क्वायर अपॉन टू बी डैश प्लस के क्यू वन क्यू टू अपॉन बी माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन बी डैश। ठीक है, तो देख लो ओवरऑल क्या बन गया तुम्हारे पास, ये बन गया के क्यू टू स्क्वायर अपॉन टू वन बाय बी माइनस वन बाय बी डैश, और बन गया फिर ये के क्यू वन क्यू टू वन बाय बी माइनस वन बाय बी डैश। ठीक है, यही अपने पास आंसर है, दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई। तो इसी के साथ हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कंप्लीट होती है। आई होप तुमने एंजॉय किया होगा इस सीरीज को। अब हम और भी मजेदार चैप्टर पढ़ेंगे आगे। अब नेक्स्ट सीरीज जो अपनी आने वाली है वो होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। काफी स्कोरिंग और इजी चैप्टर है, ठीक है, काफी मजा आने वाला है तुमको। तो कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।